ओके, सो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या-क्या कवर किया। अगर उसमें से कुछ डाउट रहता है किसी को तो पूछ लेगा। जैसे पहले हमने बात की कि ईएमआई जो है ईएमएफ है, वो कैसे निकाल सकते हैं एक सिंपल मूविंग कंडक्टर का, एक मूविंग लूप का। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और लूप का जो एरिया है वो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हमारा ईएमएफ आ जाता है बीएलवी करके। फिर हमने देखा कि अगर एरिया वेरिएबल होगा तो हमारा जो ईएमएफ आता है वो इवन आफ्टर कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल आता है। तो फिर हमने एक ट्रायंगल का फॉर्मेट में सॉल्व करके देख भी लिया था कि एग्जैक्टली ईएमएफ कितना आता है। फिर हमने एक आर्क को एंगुलर स्पीड दे के भी चेक कर लिया था कि ईएमएफ कितना आता है। फिर फिर हमने थीटा बदल के भी देख लिया था, जो कि हमने बताया था कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी जनरेटर और इन सब में जनरेट करने का ईएमएफ, जो कि एक एसी करंट के फॉर्मेट में ईएमएफ जनरेट होता है। तो यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप के ईएमएफ की बात कर ली। फिर हमने बात की अगर एक कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ कैसा आता है, जैसे हमने मोशनल ईएमएफ बोला। और बात की कि अगर सिंपल एक एल लेंथ का कंडक्टर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो ईएमएफ जो आता है दैट इज वीबीएल। और वीबीएल का वेक्टर फॉर्मेट था इंटीग्रल ऑफ वी क्रॉस बी डॉट एल। फिर हमने उसमें से डायरेक्शन बताई थी कि यार ये मूविंग कंडक्टर एक बैटरी बन जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल कैसे चेक करेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमने क्या बताया था, पाम पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, कि अगर इस तरफ वेलोसिटी जा रहा है और लेट से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो थंब इस तरफ, फिंगर्स इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर पाम किस तरफ होगा, इस तरफ। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। इस तरीके से हमने इसे किया था। फिर हमने बात की कि अगर उसमें हमने एक रेजिस्टर या कुछ सोर्स कनेक्ट कर दिया, कुछ भी एक लोड, तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगी, पावर भी जनरेट होगी। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली थी भैया। फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देखे थे कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए कि इनके बीच एंगल क्या होगा। तो अगर वायर स्ट्रेट जा रही है तो फुल 90 डिग्री पे आएगा। अगर अलोंग द वायर है वेलोसिटी तो ईएमएफ नहीं आएगा। और दोनों केसेस हमने याद कर लिए थे। फिर हमने एल इफेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट देखा कि एल इफेक्टिव कैसे यूज़ करेंगे। फिर हमने क्लोज लूप के बारे में भी देखा और क्लोज लूप के कुछ सेक्शन भी देखे कि सपोज पर्टिकुलर इस केस में कैसे निकाल सकते हैं, इस केस में कैसे निकाल सकते हैं। अगर दोनों को क्लोज किया तो इनडायरेक्टली हुआ क्या, अब दोनों बैटरीज ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, नेट ईएमएफ कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर हमने उन्हें एक्सटर्नल से कनेक्ट कर दिया तो वो एक इक्विवेलेंट बैटरी बनने लग गई। फिर हमने डिफरेंट केसेस में वो चीज़ें भी ध्यान में दी। फिर एक कंडक्टर का मैंने बताया कि अगर उस कंडक्टर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया तो वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्ट की तरह काम करने लग जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह। और फिर हम करंट डिफरेंट मेथड से निकाल सकते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया और फुल आर्क बन गया तो भी हमने डिस्कस किया कि कैसे इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज इन्हीं पे स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग का कि किस टाइप से इन्हें देखना है। अभी बताएं अगर किसी को इनमें डाउट है कि कैसे यूज करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। पूरा सिंपल बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करना होता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक ये रेजिस्टर है और ये एक स्लाइडर है, ठीक है। लेट्स से स्लाइडर के अंदर ये एक सर्कुलर लूप आर रेडियस का फिल है, ठीक है। सो लेट्स से ये एक लूप है और हमें इसमें आपको इस लूप को इस स्लाइडर के बीच में हम स्ट्रेट v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। अभी यहाँ पर इस सेगमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग लेट से हमें फाइंड करना है ये जो रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, क्लियर। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर वन करंट इन द रेजिस्टर, ओके। सो लेट से हमें फाइंड करना है find the current in the resistor. So find the current in
रेजिस्टर। दो केसेस में फाइंड करना है। नंबर वन, व्हेन लूप हैज नो रेजिस्टेंस। आइडियल लूप है, लूप का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर। और नंबर टू, व्हेन लूप इज हैविंग resistance R. Okay, so resistance small r. सो लेट्स से लूप का रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में बिल्कुल नहीं है और दूसरे केस में लूप का कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर फाइंड करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो इसकी रेडियस है वो कुछ है, या इसकी डायमीटर मान लेते हैं। लेट्स से डायमीटर आपको गिवन है, दैट डायमीटर इज L। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग चलें फाइंड करें, सॉल्व करें सब। ये क्वेश्चन क्या बन गया पहले वो चीज समझें। ये क्वेश्चन बन गया कि हमें पता है ये लूप क्या होगा, ये जो लूप होता है ये क्या काम करता है, एक बैटरी का काम करता है। आगे मूव कर रहा है तो प्लस टर्मिनल क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। अब बताओ इस बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट केस हम सॉल्व करें व्हेन देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। आप लोग बताओ यार, ईएमएफ कितना डेवलप होगा, बताएं एक हाफ लूप में ईएमएफ कितना डेवलप होगा, कोई आंसर करे। ईएमएफ इन हाफ लूप, L into V into या तो B। बेसिकली ईएमएफ की बात करें तो वो ईएमएफ हो जाएगा VBL होता है, VBL। और L मतलब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ, L इफेक्टिव। सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी को, ये हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा और क्वेश्चन में हमें उसी को L दे दिया हुआ है, ये इफेक्टिव लेंथ है, L इफेक्टिव। वही हमें क्वेश्चन में L गिवन है, तो हमें ईएमएफ की कोई टेंशन नहीं। ईएमएफ कितना हो गया, VBL। अब इस फिगर को इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट करेंगे ना, इक्विवेलेंट बैटरी में। तो बताओ ई और ई की इक्विवेलेंट बैटरी क्या बनेगी, पैरेलल में दोनों, तो ई इक्विवेलेंट भी क्या बनेगा, ई ही बनेगा। और ये आर हमारा क्लियर ही है, तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। सो डायरेक्टली आ गया यार, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। और ई इक्विवेलेंट जस्ट ई है और आर जस्ट आर है, तो करंट हमारी यहाँ से आ गई। किसी को कोई डाउट फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने में, व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। क्लियर, पैटर्न समझ आया यार। किसी को कोई डाउट इसमें, कल यही डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। सेकंड पार्ट सॉल्व करें, चले। सेकंड पार्ट में क्या सिचुएशन हो जाएगी, सेकंड पार्ट में सिनेरियो बदल जाएगा। कैसे, ये रेजिस्टर तो रहेगा बट ये जो हाफ हाफ लूप बैटरी बनने वाले हैं इनका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। डन। सो इनका ईएमएफ और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले बताएं फॉर हाफ लूप देखें, अभी जस्ट बताया मैंने ईएमएफ कैसे निकाल लेंगे, एल इफेक्टिव। डन। एल इफेक्टिव कितना है, एल, तो ईएमएफ कितना आएगा, ई इज इक्वल टू कितना आएगा, वी बी एल इफेक्टिव। सो ईएमएफ कितना आएगा, वी बी एल। ये बताओ इसका आर क्या होगा, रेजिस्टेंस इस लूप का। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसका रेजिस्टेंस दिया है, पूरे लूप का। पूरे लूप का। तो हाफ लूप का क्या होगा, समझ आया ना, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ हाफ लूप कितना बचेगा, R/2। मतलब ये कितना है, R/2 है और ये भी कितना है, R/2 है। समझ आया। तो जल्दी से अब इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट फाइंड करें और जल्दी से दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फाइनल फिगर बनाए, सॉल्व करें और आंसर दें। मैं पूछूंगा कुछ लोगों से, सो जल्दी से सॉल्व करें खुद से।
ओके, चलिए बताएं यार, इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। ई बाई आर वन, ई बाई आर कितना है इसका, आर बाई टू, प्लस नेक्स्ट ई बाई आर बाई टू इंटू आर इक्विवेलेंट। क्लियर। तो क्या हो जाएगा यार, ये टू ऊपर जाएगा, टू ऊपर जाएगा, टू प्लस टू क्या आएगा, फोर ई बाई आर इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है, आर बाई फोर। तो कितना आने वाला है इक्विवेलेंट, ई आने वाला है। तो अब करंट बता दो यार जल्दी से, करंट कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट मतलब दो लोग हैं इस बार, क्या ई तो ई ही है, बट आर प्लस आर बाई फोर। तो ये बताओ यार, समझ आया कि नहीं कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होने वाली है। इसके बाद पावर वगैरह भी पूछ लेता है, आपको पता है, जस्ट आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो मैं पावर वगैरह पे उतना डिस्कशन नहीं करूँ, मेरा जस्ट पॉइंट था कि कब वो बैटरी बनेगा और कब वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वाला बैटरी बनेगा, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्या यार समझ आया यार सबको, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आप खुद से ट्राई कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चले सॉल्व करें यार। तो आपको दो बैटरीज चेक करनी है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज बनने वाली हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों का साइन, ठीक है। मे भी कुछ लोग को लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट हो गया, बट पॉइंट ये कि यार प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था पूरा, इसलिए मैंने उसको उतना ज़्यादा प्रिसाइज करके नहीं फोर्स किया, बट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को। तो देखना है कौन सा ईएमएफ कैसा बनेगा। बताएं, ये वायर जो हैंग कर रही है, ये किस टाइप की बैटरी बनने वाली है। वी किस तरफ है इसका, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू, यूज करो राइट हैंड पाम रूल, थंब लेफ्ट की तरफ, फिंगर्स इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द पाम किस तरफ होगा, हेलो सर। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव कहाँ आएगा, डाउनवर्ड। समझ आया। तो ये जो वायर बनेगी, ये बैटरी बनेगी इस तरीके की, कोई टेंशन। बट इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मतलब एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहेगा, कितना है वो, आर बाई टू है। ये बैटरी ईएमएफ कितना हो जाएगा, वी बी एल। समझ आया, हाँ सर। किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं। ये वाले को देख लेते हैं, ये वायर किस तरफ मूव हो रहा है, ये वाले राइट। डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है,
इनटू द प्लेन। तो यार अगर थंब इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू द पाम किस तरफ होगा? ये होगा ना, अब परपेंडिकुलर टू पाम। याद रखें राइट हैंड हम चेक कर रहे हैं, तो ये प्लस होगा और ये माइनस। इसका मतलब ये बैटरी कैसी बनाएगा? ये ऐसी बैटरी बनाएगा विद इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में गिवन है दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R/2 और बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा? स्पीड है 2v। क्लियर? सो 2v इंटू बी इंटू एल। किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ तक दोनों बैटरी समझ आई यार सबको? अच्छा, अब हमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये दो बैटरीज लगा देनी है। एक अप है और एक डाउन है। ये सेटअप है, ठीक है। तो इसका ईएमएफ है VBL करके मान लेते हैं, वो है कुछ E0। तो इसका एमएफ कितना हो जाएगा? 2E0। दोनों का R सेम है, R/2 R/2 और ये है R। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए हमें? अगर हमें इसमें करंट चाहिए तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? बैटरी और रेजिस्टेंस। हाँ, हमें क्या कर लेना चाहिए? इक्विवेलेंट बैटरी हमें निकालना पड़ेगा। डन। इक्विवेलेंट बैटरी या फिर नोडल भी लगा सकते हैं। 3 वायर्स दिखने लग गई ना, तो हम नोडल भी लगा सकते हैं, या फिर आपका मन है तो इक्विवेलेंट बैटरी भी निकाल सकते हैं। तो लेट से मैं दोनों चीजें निकाल रहा हूँ, मैं इक्विवेलेंट बैटरी से कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट बैटरी, और फिर हम नोडल से भी कर लेंगे। चल इक्विवेलेंट बैटरी बताएं, तो इसका मतलब ये बनेगा सिर्फ R और ये बनेगा एक बैटरी, ये बनेगा एक बैटरी और एक R इक्विवेलेंट। डन। ये हम करंट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो चलो पहले फाइंड कर लेते हैं इक्विवेलेंट कितना होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे R इक्विवेलेंट। बताएं R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अब हमें पता है दोनों R/2 है, तो 4 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। समझ आया? हाफ ऑफ R/2 तो कितना होगा? R/4। चलिए ई इक्विवेलेंट देखें। ई इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? E/R। सो E0/R/2। अभी देखो दूसरा वाला अपोजिट है, ठीक है। तो हमें पता है यार ये बैटरी डोमिनेटिंग है ना, 2 एप्सिलॉन वाली डोमिनेटिंग है, तो हम इस कम वाली बैटरी को अपोजिट मतलब नेगेटिव मानेंगे और इस वाली को पॉजिटिव मान लेंगे। कितना? 2E0/R/2 इंटू आर इक्विवेलेंट तो इसका मतलब ई इक्विवेलेंट देखो कितना हो गया। ये अगर सॉल्व करें 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 4 - 1 कितना आएगा? 3E0/R। डन। और ये क्या आ जाएगा? R/4। क्लियर? तो आंसर क्या दिखेगा? 3/4E0। कोई डाउट किसी को? ओके गुड। तो करंट देखो कितनी आ जाएगी? I इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना है? 3/4E0 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है? R+R/4। डन। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3/4। E0 का मतलब क्या है? VBL। डन। छोटे वाले को है हमने E0 माना था, इसको हमने E0 माना है, जिससे हमें सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना हो। और R+R ये क्या हो जाएगा? 5/4R। समझ आया सबको? 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 3/5 टाइम्स आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? सर वो ई इक्विवेलेंट में थोड़ा डाउट है। अच्छा बताएं। चले ई इक्विवेलेंट क्या करते हैं अगर बैटरी के साइन अलग हो? याद है ई इक्विवेलेंट अगर मैंने ऐसे बहुत सारी बैटरीज पैरेलल में लगा दी हैं, तो मैंने समझाया था कि अगर कोई बैटरी उल्टा है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, तो जो बैटरी उल्टा है उसको क्या यूज करेंगे? माइनस यूज करेंगे ना। हाँ। ठीक है। अब टेंशन ये थी कि हमें पता था कि ये ज्यादा वाली बैटरी है, तो ये डोमिनेट करेगी ना, तो हाँ। इसलिए इन वालों को मैंने प्लस माना है और अपोजिट वाले को नेगेटिव माना है। सर वो समझ में आया, वैल्यू थोड़ी मुझे मतलब वो E0/R/2 आएगा ना। E0/R/2 ना,
हाँ ये ई नॉट अपॉन आर बाई टू, ये फिर है ये दूसरा वाला टू ई नॉट बाई आर बाई टू। फाइनल आंसर ए नॉट अपन आर बाई टू इंटू आर बाई फोर ना, मतलब आंसर हाँ ई नॉट बाई टू। एक सेकेंड, माई मिस्टेक, ओके देखे, अच्छा अच्छा ओके ओके, ये टू आएगा और वो फोर आएगा, ये थ्री नहीं आएगा, ये टू आएगा, ओके सॉल्विंग मिस्टेक है, इट्स टू। ओके आप यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ तो सर। ये नॉट बाई टू आने वाला है, ठीक है सॉल्विंग है, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये वन बाई टू ई नॉट आने वाला है, सो इसका मतलब ये वन बाई टू आएगा। डन अभी, ओके सो फोर ऊपर जाएगा तो ये टू यहाँ पर आएगा। क्लियर है सबको? चले नोडल एनालिसिस से बताएं कैसे करते हैं, याद है किसी को नोडल एनालिसिस? क्या आप एज्यूम करेंगे इसे एक्स एक्स और इसे जीरो। जीरो। जीरो, अब लगा देंगे तीनों ब्रांचेस में। डन। तो नोडल एनालिसिस मतलब ये होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 सारे मिला के क्या करेंगे, जीरो। तो ये लेट्स से I1 है, इसको बोलेंगे I2 और इसको बोलेंगे I3। डन। और तीनों को हम जीरो करने वाले हैं। तो I1 को लिखें, पोटेंशियल लिखेंगे, क्या होगा x माइनस एंड क्या है जीरो डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? प्लस अब इसमें लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा x, इसके बाद देखते हैं बैटरी क्या कर रही है, अब हमारा सपोर्ट करेगी ना, तो बैटरी हमें सपोर्ट करेगी ई नॉट का अपॉन ईएमएफ कितना आर बाई टू प्लस एक्स, अब ये बैटरी क्या करेगी, हमें अपोज करेगी। क्लियर? सो ये कितना हो जाएगा टू ई नॉट बाई आर बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व कर दें, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर दे, तो लेट से टू का वह पूरे में ऊपर चला जाएगा और आर क्रॉस होके सॉल्व हो जाएगा, सो आएगा एक्स प्लस टू ई नॉट प्लस टू एक्स माइनस फोर ई नॉट इज इक्वल टू जीरो। सो टू ई नॉट और फोर ई नॉट सॉल्व हो जाएगा और ये होगा एक्स 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 कितना हुआ फाइव एक्स, सो इट इज फाइव एक्स और ई नॉट इधर आ जाएगा टू ई नॉट, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया टू ई नॉट बाई फाइव। क्लियर? और हमें करंट कौन सी चाहिए थी, I1 वाली, तो देन I1 वाली करंट कितनी हो जाएगी, E1 बाई आर, सॉरी एक्स बाई आर आ रहा था ना, एक्स बाई आर, तो एक्स कितना है टू ई नॉट बाई फाइव, ये हो जाएगा आर, और ई नॉट हमने किससे एज्यूम किया है, वी बी एल को। तो यार समझ आया, दोनों पैटर्न से कर सकते हैं, दोनों मेथड सबको समझ में आ गए, याद आ रहा है कुछ नोडल? क्लियर है यार सबको पक्का, दोनों पैटर्न? चले, तो ये सिचुएशन थी जहां पे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ईएमएफ जनरेट हो सकता है अगर हम उसमें वेलोसिटी वगैरह देते जाएं। यहाँ तक ओके है सबको? हाँ सर। चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट्स ये है, जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लगेगी तब क्या होगा, तो एग्जांपल के फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे, बेटर रहेगा। कि लेट से एक लूप है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अभी बताओ ईएमएफ जनरेट कितना होगा, इनिशियली ईएमएफ जनरेट कितना होगा अगर ये लूप रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, बताएं ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ तो होता है डी फाई बाई डी टी, फाई क्या होता है चेंज इन बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कुछ चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर अगर ये सिंपल लूप रखा हुआ है विदाउट एनी मूवमेंट, जीरो होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन अभी एकदम जीरो है, लेकिन अब मैं दे दूं आपको, मैं आपको यहाँ पर एक सेपरेट सिनेरियो दे देता हूँ, क्या, इफ बी स्टार्ट्स टू चेंज,
अगर बी चेंज होना स्टार्ट कर दे एंड सच दैट द चेंज इन बी इज नॉट जीरो, तो क्या होगा? तो इंड्यूस करंट आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर बी जीरो होगा, अगर बी जीरो नहीं होगा तो ईएमएफ बिल्कुल आएगा। कितना आएगा ईएमएफ? ई इज इक्वल टू, एरिया वगैरह चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? बी। सो हमें लिखना है डी फाई बाई डी टी, बट हमें पता है कि डी बी इंटू ए में ए चेंज नहीं हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है? बी। हम इसे सिंपल लिख सकते हैं ए इंटू डी फाई बाई, सॉरी, डी बी बाई डी टी। क्लियर? और इसका मतलब सर्किट में करंट भी फ्लो होगी और करंट हो जाएगी ईएमएफ बाई आर, और वो करंट हम लिख सकते हैं ए बाई आर इंटू डी बी बाई डी टी। क्लियर? तो जैसा भी फंक्शन देगा एग्जाम में आपको देगा कि सपोज बी इज इक्वल टू 3t, समझ गए आप फ्लक्स क्या हो जाएगा? फिर डी बी बाई डी टी कितना आ जाएगा? 3। समझ आया यार सबको कैसे करना है? अच्छा, डायरेक्शन तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। डायरेक्शन में कोई डाउट है क्या? सर देख लेते हैं डायरेक्शन। इफ dB बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? B क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। तो सोचो अगर B, डायरेक्शन क्या है? B डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। तो अगर B इंक्रीज कर रहा है तो बताओ इंड्यूस करंट कैसे होगी? B को कम करने का ट्राई करेगी, तो मतलब इंड्यूस वाले की कहाँ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? अप। आउट ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब करंट कैसी हो जाएगी? एंटी इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आप समझ चुके हो, क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिस्कशन किया था डायरेक्शन के बारे में। इफ डी बी बाई डी टी लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि बी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और बी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? इनटू द प्लेन है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमें ऐसी करंट चाहिए जो इनटू द प्लेन बी को ले पाए। सो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी? इनटू द प्लेन वाली, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन और वैल्यू सबको समझ आई? हाँ सर हाँ वो रेजिस्टेंस में एक थोड़ा डाउट था। मतलब हम जब एक लूप को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वो लूप में करंट जनरेट होती है, तब वो रेजिस्टेंस लूप का लेना है क्या? हाँ, लूप का रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि अभी लूप ही है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन थे, मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था ऐसे, एक, क्योंकि मैंने एक, आपको बताया था कि ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसके अंदर करंट जीरो होगी, ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन इन टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल बचता है, मतलब इसमें करंट फ्लो होगी रेजिस्टर में। हाँ याद है ना? तो यहाँ पर हमने इसका रेजिस्टर यूज किया क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होगी। अभी यहाँ पे सिंपल लूप है, करंट लूप में फ्लो होने वाली है, तो रेजिस्टेंस किसका लेंगे? लूप का लेंगे। हाँ क्लियर? हाँ सर। और एरिया भी एरिया ऑफ लूप है। सर मतलब वो स्क्वायर में जैसे सर्कल में इंटरनल जीरो नेट जीरो होता है, वैसे नहीं होता है ना? स्क्वायर में नेट जीरो नहीं होगा। अगर हम बात करें जैसे सर्कल में था, अभी हम इसे घूम स्पीड से मूव नहीं करा रहे हैं। अगर हम इसे मूव कराएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? अभी तो ये अंदर ही है ना, हाँ फ्लक्स क्या होगा? जीरो। हाँ तो वो वहां पर हम एज अ कंडक्टर देख रहे थे उसे, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा ना, हाँ जब तक कि वो अंदर है। जब वो बाहर से अंदर जाएगा तो फिर इसका भी आंसर क्या आ जाता है? हमने निकाला है VBL वाला आ जाता है। VBL। क्लियर? हाँ तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। उसे हम मूव करा रहे थे, यहाँ पर हम बी ही चेंज कर रहे हैं। तो अगर ऐसे इवन सर्कुलर लूप भी रखा है और बी चेंज कराओगे तो उसमें भी ये करंट आ जाएगी। चलो मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ, इसमें मैटर नहीं करेगा कैसा लूप है, दोनों में ही करंट आ जाएगी। क्लियर? तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेट से डी बी बाई डी टी क्या है?
ग्रेटर देन 0 है, तो करंट कैसी आनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी और इसमें भी, क्योंकि हम स्पीड नहीं दे रहे हैं, हम क्या घुमा रहे हैं उन्हें, और बी को चेंज कर रहे हैं, तो बेसिकली वो मूविंग वाला क्वेश्चन ही नहीं बना हमारा। ठीक है, ये मूविंग वाला क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये बी वेरिएबल का क्वेश्चन है। हाँ एक एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन और सारी चीजें। एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज आपको क्या गेस करना चाहिए, यहाँ पे देख के सबसे पहले क्या क्लियर करना चाहिए, दोनों में करंट कैसी होगी? सेम। देखें, देख लेते हैं पहले। हमें चेक करना है dB बाई dt, तो देखो dB बाई dt कितना होगा, -5। मीन्स क्या है, b क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, और b क्या है, नेगेटिव है, मतलब b डिक्रीज हो रहा है। देन करंट कैसी होनी चाहिए, आई इंड्यूस्ड कैसी होगी, b डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा ये उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा, तो किस तरफ होगी डायरेक्शन, इनटू द प्लेन। अरे b बी इंटू की द प्लेन होगा, आई क्या होगा फिर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, बिकॉज it will increase it will increase the b। अच्छा, अगर i इंटू द प्लेन है तो दोनों में मैं ड्रॉ कर देता हूँ i, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेट्स से ये करंट है i1 और ये करंट है i2। बट एक प्रॉब्लम है यार, ये तो पूरा एक ही लूप है ना, तो क्या इसमें कोई दो करंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? नहीं। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये लूप ज्वाइंट है। इसका मतलब ये है कि लेट से इस लूप में करंट जा रही है i1, इस वायर से आ रही है i1, और इस लूप से आ रही है i2। तो बताओ रियल में इस वायर में नेट करंट कितनी हो जाएगी? i2 अपोज करेगी ना, तो यहाँ से आई नेट कितनी हो जाएगी, i1 माइनस i2। समझ आया क्या? एक बार किसी दूसरी वायर में चेक कर लेते हैं। इस वायर में i1 जो आ रही है, i1 नीचे की तरफ आएगी ना, पहले अपोज करके ही तो वापस इस वायर में जाने वाली हैं।
मतलब आप ये समझो कि दोनों वायर्स की जो करंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाली हैं। समझ में आया क्या ये बात सबको? अगर ये लूप ऐसा होता तो आंसर सही था, ये अपनी करंट अलग होती, ये अपनी करंट अलग होती। बट अभी क्या है, ये पूरी एक ही वायर है ना, तो दो करंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना एक वायर में। समझ आया? बताया यार, ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो अब करंट निकाल देते हैं। करंट कैसे निकाल सकते हैं? ई बाई आर करके। डन। सो यहाँ पे देख लेते हैं, आई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2। और ई कैसे निकाल सकते हैं? अभी जस्ट हमने देखा था, एरिया अपॉन dB बाई dt अपॉन R1 माइनस A2 इंटू R2 dB बाई dt। dB बाई dt क्या है, दोनों में सेम है, तो dB बाई dt तो कॉमन आ जाएगा। क्लियर? dB बाई dt तो कॉमन आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, A1 बाई R1 माइनस A2 बाई R2 इंटू dB बाई dt। अच्छा अभी देखो, A1 बाई R1 पहले वाला का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ है 2L, 2L इंटू 2L अपॉन, देखो रेजिस्टेंस कैसे दिया है, ओम पर मीटर में दिया है, मतलब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8L। फिर क्या हो जाएगा, R इंटू 8L माइनस L इंटू L हो जाएगा A2, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4L इंटू dB बाई dt। समझ आया सबको? सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 2 4, 4 से कैंसिल आउट हुआ 8, आएगा 2। क्लियर? सो 1/2 माइनस 1/4 बचेगा क्या, 1/4। सो आ जाएगा L बाई 4R इंटू dB बाई dt। अब मुझे बताओ यार, dB बाई dt मुझे -5 रखना चाहिए या +5, ये बताएं आप लोग। तो dB बाई dt का ये जो नेगेटिव का इफेक्ट था ना, वो ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है कि करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आ रहा था, करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि -5 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। समझ आया? इट्स साइन इज ऑलरेडी कंसिडर्ड, सो इट्स साइन इज ऑलरेडी कंसिडर्ड। समझ आया क्यों कंसिडर्ड है? while finding the direction of A, in direction of I की डायरेक्शन फाइंड करने में हमने ऑलरेडी इसका साइन कंसिडर कर लिया, तो इसका मतलब होगा क्या, जस्ट 5। तो मैं सिर्फ बोलूंगा कि आई नेट जो होगा वो होगा 5L/4R, और डायरेक्शन हम अलग से लिखेंगे, किस तरफ डायरेक्शन आई थी, हमने क्या रिजल्ट निकाला था, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। समझ आया? इस माइनस का कुछ यूज नहीं करना है, जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के फॉर्मेट में सेपरेटली हमें बता देना है। तो पॉइंट समझ में आया सबको? क्लियर? ओके, तो देखिए हमने यार अभी क्या 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 डिस्कस कर लिया हमने। जो प्रीवियस लेक्चर के एग्जांपल्स थे, ये रेजिस्टेंस गिवन है और करंट हमें फाइंड करना है, हमने वो वाले सॉल्व कर लिए। और हमने सेपरेटली अगर बी वेरिएबल है तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चले अभी एक पॉइंट देखें कि अगर बी वेरिएबल है तो हमने एक टाइप हमने सॉल्व किया, और क्या तरीका है बी वेरिएबल का, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स।
सो और बहुत सारे केसेस है जहाँ पे हम बी वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। कोई बताएगा सबसे बेस्ट क्राइटेरिया कहाँ पर बी वेरिएबल दिख जाता है हमें? सबसे अच्छा एग्जांपल बी वेरिएबल हमें कहाँ पे मिल जाता है? अगर हमें बी वेरी कराना है, जैसे मैंने बताया ये लूप रखा है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मुझे ऐसे बी वेरी करके डी बी बाई डी टी नहीं देना, तो हम सेपरेटली एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं ना। कहाँ पे सबसे बेस्ट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है? एक वायर के पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और इसके पास कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है एल लेंथ का कंडक्टर, इससे ए डिस्टेंस पे। तो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड अभी तो है, डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन, क्लियर, इनटू द प्लेन। बट जैसे जैसे हम डिस्टेंस में जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरिएबल होती जाएगी, क्लियर। हाँ, तो ये वेरिएबल यहाँ पर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ईएमएफ निकालना है, तो लूप के लिए तो हमने देख लिया, जब हमें टाइम वेरिएबल होगा तब हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, डी फाई बाई डी टी, जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें कोई चीज़ वेरिएबल गिवन है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूप है, यहाँ पर हमारा क्या है, लूप है और लूप मूव कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन होगी लूप के अकॉर्डिंग। तो लूप के अकॉर्डिंग हमें याद है कि ईएमएफ का फुल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ईएमएफ का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डीएल। याद आ रहा है? अच्छा, तो v क्या है, v तो लेट से गिवन है, v क्रॉस क्रॉस, हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट पॉइंट ये कि इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, लेंथ के रेस्पेक्ट में। अच्छा, लेंथ मतलब डीएल वेक्टर किस तरफ जा रहा है, मान लेते हैं ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल है, तो डीएल वेक्टर की एरो किस तरफ है, इंटीग्रेट कैसे करोगे, इस तरफ करोगे ना, 0 to l। तो अभी अच्छी बात देखो, यहाँ पर ये केस क्यों इतना इजी और अच्छा है, बिकॉज b इज कांस्टेंट फॉर dl फ्रॉम 0 to l। आपको ये समझ आया कि यार जो b है वो x पे डिपेंड करता है, बट ये लेंथ पे तो नहीं है ना, हमारे पास इंटीग्रेशन तो dl का है ना, dl के अकॉर्डिंग b चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इवन b आपका वेरिएबल है, बट इंटीग्रेशन में यूज नहीं होने वाला है b का। तो ये चीज हम यहाँ से देखने वाले थे कि ये जो b है ये वापस बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा, b ड्यू टू a डिस्टेंस पर क्या आ जाएगा, b का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a इनटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, साइन 90 डिग्री। इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dl ही रहने वाला है, क्योंकि dl के लिए b कांस्टेंट है। डन। अच्छा, तो बीच में cos थीटा आ जाता है, तो जब दिस होल थिंग इनटू cos थीटा करेंगे, बिकॉज देखो परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि दोनों के बीच का एंगल 0 आ जाने वाला है, cos 0 1 आएगा, तो हम उस इंटीग्रेशन में भी टेंशन नहीं ले रहे, सिर्फ dl को इंटीग्रेट करेंगे वो आ जाएगा l। तो देखिए ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा v b दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a इनटू l। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि देखो वी बी एल है, कुछ भी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जिस भी पॉइंट पे पूछेगा एट दिस पॉइंट ईएमएफ बताओ, आप डायरेक्ट बता सकते हो। समझ आया सबको? इस पर्टिकुलर केस में हम ईएमएफ डायरेक्ट बता सकते हैं, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज डीएल वेक्टर हमारा बी जो है, डीएल वेक्टर के लिए बी कांस्टेंट था।
लेकिन अगर मैं दूसरा केस यहाँ पे सॉल्व करूँ आपके लिए, इस वायर में करंट है और लेट से इस तरीके से रखी हुई है हमारी डीएल, जो हमारा लेंथ है वो इस तरीके से रखा हुआ है। चले, अब मैं इसे इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, बताइए ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड लेंथ के अलोंग करा रहे हैं ना हम मूव, क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ, तो वो ऑटोमेटिक 0 हो गया। मैटर नहीं करता कि बी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो, वेलोसिटी इज अलोंग द लेंथ। तो ये तो क्वेश्चन हमारा उतना कुछ सॉल्विंग के लिए बना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। वायर को, एल लेंथ के वायर को ऐसे रखा हुआ है और मूव अप कर रहे हैं, क्लियर? तो जब इसको अप मूव करेंगे v स्पीड से, तो अब देखो ये इसकी जो dl लेंथ है, ये जो dl है, ये 0 to l जाएगी, बट उस 0 to l के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। मान लेते हैं ये a डिस्टेंस पे है और ये हो जाएगी a प्लस एल। तो आप देख रहे हो dl के लिए, dl इस तरफ जाएगा ना, dl वेरी करेगा इस तरफ। सो फॉर dl वेक्टर b is variable, क्लियर? सो b is variable। तो ये चीज़ हमें अब यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अब जो ईएमएफ हम निकालेंगे v क्रॉस b डॉट dl, अब b को हमें जो है बाहर नहीं निकाल सकते, b को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, हमें इंटीग्रेशन के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। v तो v है, b का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाए, और लेट से हमने dl डिस्टेंस को सॉल्व किया है, तो dl की जगह हम इसे क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये dl इज अवर dx। लेट से dl मतलब हमारा क्या हो गया, dx है, और ये लूप की जो डिस्टेंस है वो है x, और बाद में हमें x को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, a से a प्लस l की तरफ। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाए x इंटू साइन 90 डिग्री इंटू dl वेक्टर है, उसे क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। तो देख लो आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू बी म्यू नॉट आई, ये सब लोग बाहर आ जाएंगे, 2 पाए इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा dx बाई एक्स, और लिमिट रहेगी a टू a प्लस एल। सो मैं ऑलरेडी ऐसा एक सेटअप सॉल्व कर चुका हूँ कि 1 बाई एक्स का इसका क्या आ जाएगा, ln x, सो v म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये हो जाएगा ln x, और लिमिट हो जाएगी a टू a प्लस एल। तो मुझे लगता है ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ईएमएफ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, और ये जो वैल्यू है वो होगी ln a प्लस एल बाई ए, क्लियर, इनटू v। सो बेसिकली ये b की फीलिंग दे रहा है, b इंटू एल की फीलिंग दे रहा है, और ये v, दोनों मिला के इस टाइप का एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो अभी पॉइंट समझ में आया कि कैसे ये तीनों केसेस में हमें डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करना है। बताएं किसी को इसमें अगर डाउट आ रहा हो तो फिर से देखें, फिर से एक बार तीनों चीज़ें डिस्कस करें। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, बी वेरिएबल है, हाँ है, बट बी इज कांस्टेंट फॉर डीएल वेक्टर। यूजुअली बी एक्स की तरफ वेरिएबल है, बट डीएल और या डीएक्स हमारा वो तो अपवर्ड है ना, तो डीएल के लिए वेरिएबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया, फिक्स। समझ आया सबको? ये सिनेरियो सबको समझ आया रे? कि डीएल है ऊपर, डीएल के लिए वेरी नहीं कर रहा है बी, इसलिए वो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। इसमें अलोंग द लेंथ ही मूव कर रहे थे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता बी वेरिएबल है या कैसा है,
आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉल्व करके देख लिया कि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो डीएल वेक्टर है उसके अकॉर्डिंग बी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हमें उसे इंटीग्रेशन के अंदर रखना पड़ा और हमने सॉल्व करके रिलेशन निकाल लिया। इसे अगर आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए सॉल्व करना। समझ आ रहा है अगर इस सिनेरियो को याद रखेंगे। चले अब इन स्पेशल केसेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, देखें आप लोग को क्लियर समझ आया कि नहीं। ये एक वायर है और लेट से हमने एक स्क्वायर लूप रख दिया ABCD। लेट से ये इन दोनों के बीच का गैप है A और ये लेंथ है L। डन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमें ये पता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अब लेट से हम इसे मूव करा रहे हैं अपवर्ड। क्लियर। तो ये बताओ इसमें EMF कैसे होंगे, सबके EMF लिखना स्टार्ट करते हैं। चले बताएं EMF A to D का क्या होगा। 0 0 समझ आया। along लेंथ चले D to C का बताएं। mu naught I by 2 pi ln ये स्ट्रेट लेंथ है ना, सो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई V ln A प्लस L a बाई। plus l समझ आया। a तो अगर ये पता होगा तो एग्जाम में कितना फास्ट कर लोगे आप, ये समझो। C to B बताएं। 0 क्यों, बिकॉज V इज along the length। along length आपको समझना पड़ेगा यार, ये चीज़ें मैं ब्रेक करके नहीं बता रहा हूँ। C to D वायर है ये और V है इस तरह, तो ये B to C वायर को तो फील आएगा कि along द लेंथ ही चल रहा है ना, तो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट B to A बताएं। mu naught I by 2 pi सेम ln म्यू नॉट I बाई 2 पाई V ln A प्लस L बाई A। तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ ना, मान लेते हैं ये क्या E नॉट है, तो ये भी कितना आएगा E नॉट। इसका मतलब अगर मैं बैटरीज बनाऊं तो बताओ इसका पॉजिटिव किस तरफ रहेगा, C to D में पॉजिटिव किस तरफ रहेगा। देखें मैग्नेटिक फील्ड है इनटू V है इस तरफ, तो बताएं परपेंडिकुलर टू द पाम किस तरफ रहेगा। समझ आया सबको, राइट हैंड रूल से हाँ V अप है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू है तो परपेंडिकुलर टू द पाम इस तरफ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों वायर्स तो क्या है 0 0। तो इसका मतलब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि ये एक बैटरी ऐसी है, ये तो कोई फर्क नहीं होगा, और ये एक बैटरी ऐसी है। समझ आया सबको। हाँ तो इसका मतलब ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट D C A B, तो बताओ पोटेंशियल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। इसका पोटेंशियल E नॉट है तो इसका भी E नॉट। अच्छा बताओ पोटेंशियल ऑफ C और D में किसका ज्यादा होगा। C एंड D में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, d किसका, पॉजिटिव टर्मिनल को ज्यादा पोटेंशियल बोलते हैं ना, हाँ d पॉजिटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल, तो इसका मतलब V D इज ग्रेटर देन V C। अच्छा इसका मतलब V A इज ऑल्सो ग्रेटर देन V B। और एक चीज क्या,
दैट वी डी इज इक्वल टू वी ए, तभी तो डेल्टा वी ए डी क्या आता है, 0 आता है ना। समझ आया। और बी और सी भी क्या होंगे, सेम। तो सबको समझ आया सिचुएशन क्या होगी, पोटेंशियल्स का सिचुएशन सबको समझ आया। और अगर ई नेट पूछूं मैं, E ई not. नेट 0 होगा। ई नेट होगा 0। तो बेसिकली लूप को अगर आप ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से अपवर्ड, तो उस पर कोई भी नेट ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्लियर। तो अगर हम इसे ऊपर ऐसे लेके जाएंगे तो कोई भी करंट डेवलप नहीं होने वाली इसके अंदर। समझ आया। तो लेंज लॉ से हमने देखा था ना कि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्यों करंट आएगी। याद आ रहा है कुछ, याद है ना, डी फाई बाई डी टी हो ही नहीं रहा इस केस में, तो करंट क्या आती है, 0। नेट ईएमएफ आता है 0। सबको समझ आ रही है पर्टिकुलर केस। इस वाले में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो यार, अभी जो मैंने सारे पोटेंशियल्स लिखे हैं, सारे पॉइंट्स को पोटेंशियल जो दिया है। प्रीवियस केस में हम लेंज लॉ का यूज करके ही बता सकते थे क्या कि करंट नहीं आएगी। अब बताओ इस केस में लेंज लॉ का यूज करके बता सकते हैं करंट आएगी कि नहीं आएगी। आएगी करंट। आएगी। तो मैं पहले ही बता सकता हूँ ई नेट इज नॉट 0 और आई इज नॉट 0। वाई, बिकॉज डी फाई बाय डी टी, डी फाई इज नॉट 0। समझ आ रहा है। फ्लक्स चेंज वहां पर होगा ही क्योंकि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब हम सारे अमाउंट की बात कर लेते हैं, तो इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, ये डिस्टेंस है ए, ये लेंथ है एल। क्लियर है यार सबको। चले अब ईएमएफ निकालना शुरू करते हैं। चलो बताओ ईएमएफ बताएं वायर ए टू डी का। भाई वायर ए टू डी का ईएमएफ, ये वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे है, वी स्पीड से जा रही है, क्या होता है इसका, अरे सिंपल, एक वायर मूव कर रही है, क्या होता है, BBL. वीबीएल। याद रखो भाई, कब याद रखोगे इसे, वीबीएल। सो वी तो वी ही है, बी कितना है, आया समझ। हाँ. सी टू डी बताएं। समझ आया। 0. हाँ. V is around. सी टू डी बताएं, सी टू बी। BBL. बी कितना होगा यहाँ पर, Mu not R by 2 pi E क्लियर। plus हाँ A plus A. हाँ. ई बी ए 0। क्लियर। तो अब इस केस में देखो, अगर मैं इसे बैटरी बनाऊं तो देखो ये क्या बनने वाला है, कैसा बैटरी बनेगा देखें एक बार। चलो सब पे पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करें। किस तरफ मूव हो रहा है, ये वाली डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द पाम किस तरफ पॉइंट करेगा, अपवर्ड। अप। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये दोनों तो 0 है। डन। तो इसका मतलब कैसी बैटरीज बनेगा, इस टाइप की बैटरी बनाएगा। क्लियर।
अब बताओ दोनों बैटरीज में प्रॉब्लम क्या है? दोनों का ईएमएफ अलग अलग है, तो ई नेट जीरो नहीं होगा। क्लियर? तो बताओ किसका ई ज्यादा होगा, E1 या E2? बताएं E1 या E2 में कौन ज्यादा है? E2. E1. E1 ज्यादा है क्योंकि वहां का बी ज्यादा है, सो E1 इज ग्रेटर देन E2, नंबर 1। तो क्या ई नेट जीरो होगा क्या? ई नेट विल बी E1 माइनस E2 which is not zero। वो हम लेंज लॉ से भी प्रूव कर सकते थे कि ई नेट जीरो नहीं होगा। समझ आया? अच्छा बताओ सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? नहीं. सी एंड डी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं तो होगा। डाउट ही है, बिल्कुल होगा। अरे होगा। सी एंड डी अलग अलग अब पॉइंट बन गए ना। ये जीरो जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस्ड वाला जीरो होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? वो जीरो होगा इसके लिए। क्लियर? बट ड्यू टू दीज टू वायर्स जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ही ना। क्लियर? तो वो हमें एक कंसिडर करना पड़ेगा। समझ आया? देखो मैं ऐसे फील करता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिएगा ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। क्लियर? अब बताओ ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा? अरे बताए भाई, ये जीरो है तो ये पॉइंट कितना होगा? 10. प्लस 10। प्लस 10 होगा। अगर आपने इसे बोला कि ये प्लस 10 है, क्योंकि ये थ्रू आउट द वायर है, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए फिर? +10. अरे यार ये 20 वोल्ट की बैटरी है ना, तो इसे कितना होना चाहिए फिर? -10. -10. -10। अरे यार बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये ऑलरेडी 2 वोल्ट है, तो ये कितना होगा? 7 वोल्ट रहेगा ना। ये ऑलरेडी -5 पर है, तो इसे -10 पे होना पड़ेगा क्योंकि ये हायर रहना चाहिए, तो -10 वोल्ट। तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम हुई? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल आया ना। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब इस पूरे नेट सर्किट में हमेशा इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो इसमें कभी आपका ऐसा पॉइंट वाइज नहीं पूछेगा, क्योंकि हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। पॉइंट समझ आया? तो आप इसको बोल सकते हो कि सर ये मान लीजिए सपोज ये +20 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा फिर? जीरो। तो ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड कंसिडर होंगे और यहाँ पर 10 का गैप आ जाएगा। तो आप जैसे भी चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। एट द एंड कहने का मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा और डिफरेंट हमेशा एक पोटेंशियल हमें मिलता रहेगा। क्लियर? नेट किसी भी दो पॉइंट के बीच में उतना पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहेगा, ई नेट जितना। तो ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के जो दोनों पर्सपेक्टिव्स हमने देखे अभी। क्लियर? चलिए अब बहुत ही स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, और स्पेशली नीट में इस टॉपिक के क्वेश्चंस नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जेई में भी कई बार पूछे गए हैं, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा याद रखें इसका आंसर्स। क्या हम अभी किसकी बात कर रहे थे? अभी मूविंग की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे व्हेन कंडक्टर इज रोटेटिंग। ओके, व्हेन कंडक्टर is rotating।
रोटेटिंग में क्या चीज, फिक्स्ड एक्सिस। अगर कंडक्टर रोटेट हो रहा है तो फिर हम कैसे सिचुएशन निकालेंगे, कैसे उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पॉइंट वाइज देखेंगे, सारे स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, कलेक्ट करेंगे। देखें, सपोज ये कंडक्टर है, अभी तक हम इसे मूव करा रहे थे, बट अब हम इसे कैसा करेंगे, रोटेट कराएंगे। सो लेट्स से इसको हम रोटेट कराने वाले हैं, किसी ओमेगा से लेट से रोटेट कराते हैं। और ये कहाँ पे रखा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। हमें ओमेगा से अगर घुमा रहे हैं तो किसी टाइम पे अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं, ये एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लूं जो कि कितनी दूर है यहाँ से, x डिस्टेंस पे है, तो आप निकाल सकते हो ना कि इसके पास स्पीड कितनी होगी। बताएं इसके पास v कितना आ जाएगा ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा गिवन है, क्या आ जाएगा v, x ओमेगा। यस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा विच आई कैन राइट x ओमेगा। तो इसका मतलब इसका v जो है हर एलिमेंट को अलग स्पीड फील होने वाली है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे b वेरिएबल नहीं है, इस बार क्या वेरिएबल है, v वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ईएमएफ का फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ v क्रॉस b इंटू dl, और यहाँ पर लिखेंगे b इज कांस्टेंट फॉर ऑल while v of each element is different, speed of each element is different while rotating। तो इसका मतलब इस बार हमें किस इंटीग्रेशन में यूज करना पड़ेगा, v को भी यूज करना पड़ेगा। तो देखें इंटीग्रेशन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा v इंटू बी इंटू साइन थीटा, दोनों v और b के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इंटू dl वेक्टर दैट इज अवर dx वेक्टर। ठीक है, सो ईएमएफ क्या आ जाएगा, देखो v तो इंटीग्रेट नहीं होगा, v को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया क्या, x इंटू ओमेगा। क्लियर, और dx कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 टू, मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, l लेंथ है। तो देखें क्या आ जाएगा, 0 टू l तक इंटीग्रेट करें, ईएमएफ b ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में 0 टू l तक x dx। आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखनी है 0 टू l। तो इसका मतलब ईएमएफ का जो आंसर आएगा वो एकदम बहुत ही फिक्स आ रहा है, आपको बिल्कुल रट लेना है इसे, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। किसी को याद आ रहा है, ऐसा ही सेम आंसर हम एक बार और ला चुके हैं, किस क्वेश्चन में, किसी को याद आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा हम एक ला चुके हैं आंसर। जब इसको ओमेगा से घुमा रहे थे, याद आया, एक आर्क को, हाँ तो वो बिल्कुल सिमिलर केस हो गया, बिल्कुल सिमिलर केस हो गया यही, क्या, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अच्छा, टर्मिनल कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव किस तरफ है, ये कैसे दिखेगा, पॉजिटिव किस तरफ होगा बताओ, ये रॉड है, किस तरफ इसके सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, v अपवर्ड है, b कैसा है, इनटू द प्लेन, लगाओ राइट हैंड रूल, पाम रूल, किस तरफ आएगा परपेंडिकुलर टू पाम, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब ये बैटरी तो बनेगा बट ये पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड होगा, समझ आया, हाँ कोई डाउट किसी को, मतलब ये जो बैटरी बनाएगा ये कैसी बैटरी बनाएगा, इस तरह की बैटरी बनाएगा। पक्का सबको ओके, समझ आया, हाँ चले तो ये आपको याद रख लेना है। तो
अगर मैं ये पॉइंट्स मान लूँ, ये मैं मान लेता हूँ क्या, ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी होता है वही हमारा एक्चुअली ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब क्या है, वी ए माइनस वी बी। इन केस अगर कभी पूछ लेता है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल ये है तो फिर किसी पॉइंट का क्या होगा, तो ये ईएमएफ उसको अकॉर्डिंगली सपोर्ट करेगा। तो ये याद रहेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब देखो इस पे बेस्ड में कितने सारे आपको डिफरेंट केसेस आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज एक व्हील है, ये क्या है, व्हील, और इसमें बहुत सारे स्पोक्स हैं, साइकिल स्पोक्स। क्लियर? तो ये एक व्हील है और ये उसके स्पोक्स हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका नेट ईएमएफ कितना आने वाला है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चल रही है जो कि हॉरिजॉन्टल है। लेट्स से हॉरिजॉन्टल मतलब इनटू द प्लेन कुछ इस तरीके से है। तो बताओ इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो यार आप देखो हर एक स्पोक्स एक कंडक्टर का काम कर रही होगी ना। इसका मतलब हर एक स्पोक क्या बन जाएगी, एक बैटरी बन जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब आपको क्या दिखेगा, बैटरी में पॉजिटिव किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ। अभी जस्ट हमने देखा ना, राइट हैंड रूल लगा दें अगर, यह डिपेंड करेगा कि ये किस तरफ घूम रहा है। लेट से चलो बदल देते हैं क्वेश्चन। अगर ये ऐसे घूम रहा है व्हील, तो मतलब वेलोसिटी कहाँ होगी, डाउनवर्ड। तो इस बार पॉजिटिव किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ये समझ आया ना राइट सबको? साइड। हाँ, तो इसका मतलब इस बार पॉजिटिव बाहर रहेगा और नेगेटिव इस तरफ। समझ आया? इसका ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। तो बताएं ईएमएफ ऑफ एनी स्पोक, अ सिंगल स्पोक, क्या हो जाएगा ईएमएफ, half हाफ r square. बी ओमेगा आर स्क्वायर। अच्छा, इस तरीके से सारे स्पोक्स होंगे। क्लियर? ये स्पोक्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। बताएं, पैरेलल। तो इसका मतलब ईएमएफ बढ़ेगा क्या, पैरेलल। तो इसका मतलब इवन पूरे व्हील का भी आप देखोगे तो उसका नेट ईएमएफ क्या आएगा, ई जितना ही आएगा, जो कि एक सिंगल स्पोक का रहेगा, क्या, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। समझ आया क्या सबको? इसमें कोई डाउट किसी को, समझ आया ये? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। ऐसे बहुत सारे केसेस अब हम बना सकते हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें और प्रॉपर देखेंगे तो काम बन जाएगा। सपोज ऐसा एक हाफ सर्किल है, एक हाफ सर्किल टाइप है, और वायर एक सर्कुलर बेंट वायर है, सेमी सर्कुलर बेंट है, और इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा से एक मैग्नेटिक फील्ड में। बताओ यार क्या आंसर आएगा, क्या यूज करना चाहिए हमें? हमें पूरा कंडक्टर नहीं देखना चाहिए, हमें क्या यूज करना पड़ेगा फिर, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव। और अगर एल इफेक्टिव को घुमा रहे हैं तो इसका वी किस तरफ फील आएगा, ऐसा। तो बताओ पॉजिटिव किस तरफ बनेगा, ये लेफ्ट। पॉजिटिव और ये नेगेटिव। किसी को कोई डाउट? तो इसका मतलब इसके लिए आप तुरंत समझ गए आंसर क्या आ जाएगा ईएमएफ का। ईएमएफ का आंसर आ जाएगा हाफ बी ओमेगा और किसका स्क्वायर, एल। एल इस बार क्या होगा,
2R. पक्का? किसी को कोई डाउट इसमें? या रुको, एल इफेक्टिव लिख देते हैं प्रॉपर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, so it will be half into b into omega into 2r square, so it will be 2b omega r square. क्लियर है यार सबको? पक्का? चले नेक्स्ट और देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट रहे तो यार पूछ लो। चलो ये वाला अब आप लोग बताएं, आप लोग हमें बताएं क्या पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस हैं अगर हमें नेट ईएमएफ चाहिए। नेट ईएमएफ मतलब आप जानते हो हमें अबाउट द एंड पॉइंट चाहिए। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, सो नेट ईएमएफ मतलब हमें अबाउट द पॉइंट एसी चाहिए। सो अगर कभी ऐसा लिखा है ई नेट का मतलब है, उसका मतलब है अबाउट द एंड पॉइंट। बताओ, तो अब आप मुझे लगता है स्टेप समझ गए हैं। इसमें कितने बैटरीज बन जाएंगे? 2 2 बैटरीज। गुड। पॉजिटिव किस तरफ होगा दोनों का? ए बी का पॉजिटिव किस तरफ होगा? लेफ्ट Left. तो अगर मैं इसे देखूंगा तो ये अप जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है? डाउन, बिकॉज ये घूम रहे हैं इसके अबाउट। क्लियर? तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव रहेगा यहाँ और इसका पॉजिटिव रहेगा यहाँ, जबकि ये डाउनवर्ड है तो इसका पॉजिटिव ये और इसका पॉजिटिव ये। इसका मतलब ये दोनों बैटरीज कैसे बनने वाले हैं? इस तरीके से। समझ आया क्या आप लोग को? हाँ. तो चले ए बी निकाल लेते हैं। ई ए बी क्या आ जाएगा? समझ आया? ए बी ई बी सी कितना हो जाएगा? क्लियर? और ई ए सी चाहिए अगर हमें, तो अभी फिगर से देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? अपोज करने वाले हैं ना। Oppose. और हाँ. बीसी बैटरी बड़ी है तो बीसी बैटरी का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। समझ आया? इफेक्ट फाइनली क्या दिखेगा? बीसी बैटरी का ज्यादा दिखेगा। तो फाइनली आंसर आएगा ये। किसी को कोई डाउट? तो ई ए सी सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ बी, ओमेगा कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 2l का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। डन। सो ई ए सी कितना आ गया? 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ आया क्या सबको? कैसे हम कर सकते हैं इस तरीके से? हाँ. ओके गुड। ये सारे केसेस एकदम याद रखना है, इसी टाइप के केसेस आपको यूज होने वाले हैं। ओके, अब एक रॉड को एक नॉन कंडक्टिंग रोप के साथ बांध के घुमा रहे हैं, तो क्या नॉन कंडक्टिंग रोप में कुछ होगा क्या? नहीं। ईएमएफ सिर्फ किस पे जनरेट होगा? ये वाली रॉड पे। समझ आया सबको? बताओ, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। क्लियर? और हमें किसका पोटेंशियल चाहिए होगा? रॉड का। अक्रॉस द रॉड, अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब क्या चाहिए हमें? ई बी सी चाहिए। बताएं कैसे निकाल लेंगे? ये मान लेते हैं 2l गिवन है और ये l लेंथ की नॉन कंडक्टिंग वायर गिवन है। मुझे लगता है आइडिया आप लोग को समझ आ गया होगा। क्या करना चाहिए अगर मुझे ई बी टू सी चाहिए? इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली याद रख लिया है ना। हाँ. बट ये Easy. भी कांस्टेंट है तो हमें इंटीग्रेट करना ही नहीं, हमने याद कर लिया फॉर्मूला।
समझ आया ये सबको? ए टू सी का हाँ। निकाल के और ए टू बी का माइनस कर देंगे, क्लियर? आ जाएगा स्ट्रेट आंसर। सो ई बी टू सी का आंसर क्या आ जाएगा? हाफ बी ओमेगा ए टू सी कितना है 3l का स्क्वायर माइनस ए टू बी कितना है l का स्क्वायर। आया समझ में सबको? हाँ सर। तो ई बी टू सी का क्या बचेगा? ये बचेगा 4b 4b ओमेगा एल स्क्वायर। पक्का क्लियर आया समझ में सबको ना? हाँ। ओके। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क देखें। एनुलर डिस्क आप जानते हैं जो अंदर से हॉलो रहता है कुछ पार्ट और बाकी में मटेरियल रहता है। सो लेट्स से एनुलर डिस्क है जिसकी रेडियस अंदर है r1 और नेक्स्ट है r2। अब बताओ ये किससे रिलेट हो रहा है? एनुलर डिस्क एग्जैक्टली किससे रिलेट हो रहा है? अच्छा सिर्फ डिस्क किससे रिलेट होगा? किस टाइप के क्वेश्चन से रिलेट होगा अगर मैं ओनली डिस्क बोलूं? अगर डिस्क में आप ये पूरा मटेरियल है और आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो सारे एलिमेंट कैसे कनेक्टेड होंगे डिस्क में? अरे भाई नॉर्मल डिस्क के लिए क्या होगा? हाफ ओमेगा नॉर्मल डिस्क किससे मैच करेगा ये बताओ? स्पोक्स वाले से मैच नहीं करेगा। हाँ। सारी सारी स्ट्रिप्स इसकी किसमें आएंगी? पैरेलल में आ जाएंगी ना। हाँ। ऑल द स्ट्रिप्स आर इन पैरेलल। ठीक है, ऑल स्मॉल strips are in parallel। तो किसके जैसा आंसर आ जाएगा? B इज इक्वल टू हाफ ओमेगा आर EMF इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर टाइप का। ठीक है, अब बताओ यार एनुलर में एनुलर किससे मैच हो रहा है? इस वाले लॉजिक से मैच हो रहा है ना। बताएं एनुलर का EMF डायरेक्टली। अब हाफ क्या बताया यार? इसमें क्या बताया? हाफ पहले पूरे बी का निकाला और ओमेगा इतना आर। माइनस कर दिया तो इसका EMF आ गया ना। हाँ। and all the plates are in parallel, all small elements are in parallel। तो ये एलिमेंट का बस आप निकाल दो। टू स्क्वायर में हाफ बी ओमेगा आर टू स्क्वायर माइनस आर। ओके गुड। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाफ बी r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अगर मैं सिलेंडर भी दे दूं तब भी आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा ना, क्योंकि इनटू डेप्थ वाली लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो काम डिस्क की तरह ही करेगा। अच्छा स्ट्रेट हो गया। अभी देखें ये इसका हमें एल फैक्टर तो याद है, ठीक है। लेट से मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर इसे रोटेट कर रहा हूं, एक जर्नल पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, अब बताइए कैसे निकाल सकते हैं? दो बैटरीज फॉर्म होंगी वो दो एल इफेक्टिव से। क्या करेंगे एग्जैक्टली सुना नहीं मैंने। इस पॉइंट के दो अबाउट। एल अच्छा पहले ये बताएं ये किससे मैच हो रहा है?
ये सेटअप एग्जैक्टली किससे मैच हो रहा है? ये सेटअप एग्जैक्टली किसके तरह दिख रहा है? अरे यार, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? इस टाइप का सिर्फ फर्क हाँ क्या है? सिर्फ फर्क ये है कि हम वायर को ऐसे ही करेंगे, ये बनेगा एल इफेक्टिव नंबर 1, डन, और ये बनेगा एल इफेक्टिव नंबर 2। समझ आया? लेट्स सी L1, let's see L2. Clear? So L1 and L2 are effective lengths. Are effective lengths. समझ आया? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का पोटेंशियल चाहिए। मतलब मुझे मान लेते हैं, नेमिंग दे देते हैं, ए पी सी, पूरी रॉड का चाहिए। याद है यहाँ पर देखें, ए टू सी चाहिए, तो देखेंगे दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर EMF ए टू सी चाहिए, तो बताओ क्या होगा, दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे Subtract. ना, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट। सेंटर प्लस ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ दोनों को, ये पॉइंट बी है, ये बैटरी बनेगी ऐसे और ये बैटरी बनेगी ऐसे। ठीक है, समझ आया सबको? -E हाँ BC, गुड। ज्यादा कौन होगा? ज्यादा लेंथ वाला ज्यादा होगा, मतलब हमें क्या करना चाहिए, BC माइनस AB। समझ आया? यहाँ से मैं लिख भी दूंगा E2 इज ग्रेटर देन E1, बिकॉज रीजन क्या है, L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर क्वेश्चन बदल देगा, थीटा 90 से ज्यादा इस तरफ दे देगा, तो समझ जाना आप थोड़ा उल्टा हो गया। क्लियर है? ओके, बताए EAC, फिर आंसर क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा, क्या आ जाएगा, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, L1 L2 फाइंड करना। इसमें आपको मैथ लगानी पड़ेगी। चलो बताएं, L1 L2 कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर मान लो इसकी रेडियस R है, तो बताओ L1 कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है अगर इसकी रेडियस R है तो L1 कैसे निकालेंगे? ये अगर थीटा है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, x और x हो जाएंगे। हाँ x प्लस थीटा क्या आ जाएगा, 180। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। अपॉन 2। क्लियर? अगर x आ गया, ये r है, तो ये L1/2 निकाल सकते हैं ना? समझ आया? कौन सा थीटा लगा दें, कॉस cos x, या फिर टेंशन ही नहीं है, x की को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना। मुझे पता है बीच में से जाएगा, ये θ/2 ही बचेगा। ठीक है, x को इंट्रोड्यूस ही मत करो, x को इंट्रोड्यूस मत करो, सिर्फ ये देख लो, ये थीटा कितना हो जाएगा, θ/2। समझ आया? हाँ तो अभी कौन सा थीटा लगा दें, इसका मतलब sin θ/2। sin थीटा कितना आ जाएगा ये, L1/2 अपॉन R। सो L1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2R sin θ/2। समझ आया? L1 L2 कैसे निकाल सकते हैं, समझ आया? हाँ तो सर। L2 कितना हो जाएगा,
क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से यार ये सेक्शन कंप्लीट होता है हमारा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमने डिफरेंट डिफरेंट मोशनल और दोनों पार्ट देखे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली चीज़ें मेंस में काफ़ी पूछी जाती हैं, जो मैंने आज सारे केसेस आपको बता दिए हैं। तो आपको ट्राई करना है कि सारे केसेस अच्छे से याद रखना है। कुछ भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? रिवीजन टेस्ट का प्रिपरेशन रेडी रखें, अच्छे से करें, ठीक है? साथ में जो ऑन गोइंग है उसको याद करते रहें। अगर याद नहीं करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ और फिर से एक बार आपको याद दिखाता हूँ, क्लास 12th की जो फिजिक्स है बहुत ज़्यादा लर्निंग पे बेस्ड है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लर्न है चीज़ें, आप फास्ट कर पाओगे क्वेश्चन, गारंटी देता हूँ, बहुत ही फास्ट कर पाएंगे, ठीक है? हाँ। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय।